पुलिस को हम अपना रक्षक मानते हैं, मगर पुलिस ही कभी कभी भक्षक बन जाती है। एक बीटेक के छात्र को फर्जी एनकाउंटर में मार दिया गया, मगर उसके पिता ने 20 साल तक वो लड़ाई लड़ी कि शायद उस लड़ाई को कोई भी ना लड़ सके। बहुत से ऐसे फर्जी एनकाउंटर कर दिए होंगे जिनका आज तक किसी को कानो कान पता भी नहीं चला होगा, और बहुत से लोग मजबूरन पुलिस से नहीं लड़ पाए होंगे। हम बात कर रहे हैं बुलंदशहर के गांव सैफानी की। यहाँ सन 2002 में 3 अगस्त को एक बीटेक के छात्र की पुलिस वाले गुंडों ने हत्या कर दी थी। हम हत्या ही कहेंगे, क्योंकि वो जो एनकाउंटर हुआ था वो एक फर्जी एनकाउंटर साबित हुआ। आज हम सैफानी में मौजूद हैं। उस बीटेक के छात्र जो आज इस दुनिया में नहीं हैं, उनके पिता ने सपने संजोए थे, उसे पढ़ा रहे थे, लिखा रहे थे, कुछ बनाना भी चाहते थे। उनसे बातचीत भी करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने ये 19 साल तक की लड़ाई लड़ी है, और यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? यशपाल सिंह। यशपाल जी, जिस तरह से ये आपने लड़ाई लड़ी है, 19-20 साल आपको लड़ते लड़ते हो चुके हैं, किन किन कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ा, वो थोड़ा से बताएं। देखिए, सबसे पहले तो आर्थिक समस्या होती है, दूसरे सरकार से लड़ाई लड़नी है, पुलिस के विभाग के खिलाफ लड़ाई लड़ना, ऐसी बहुत से काम पुलिस करती है जो फर्जी मुकदमे। कितने एनकाउंटर ऐसे हैं जिन लोगों ने अपने उसमें कार्रवाई करानी चाहिए, उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज करे गए, ऐसे हमारे खिलाफ भी करे गए हैं। और पैसे की समस्या आती है, आने जाने की, हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की, और ये 20 साल में कौन सा ऐसा काम नहीं है जो हमने नहीं करा और जो समस्या नहीं झेली। लेकिन आज 20 साल बाद भी ये लोग अब हाजिर हुए हैं, और उसमें सारे अधिकारी और सरकार को सहयोग मानते हैं हम, लेकिन अधिकारियों को खासतौर से जो आज तक भी उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं करी गई। बेटे का नाम और बेटी की उम्र क्या रही होगी उस वक्त जब ये हादसा हुआ था? बेटे का नाम प्रदीप कुमार है, और उस टाइम लगभग 19 साल आयु ही उम्र थी। तो क्या हुआ था उस दौरान जब आपको ये पता चला कि आपके बेटे का एनकाउंटर पुलिस ने कर दिया है? किस तरह से आपको पता चला, कैसे? इस सुबह को हमारे गांव के एक डॉक्टर रामकरण सिंह हैं, वो सुबह को गए, उन्होंने 6-7 बजे के करीब लगभग हमें आके सूचना दी, और सभी लोग, फिर हमसे भी पहले काफ़ी इलाके के लोग वहाँ पहुँच चुके हैं। तब हम पहुँचे, और जब हमने देखा तो ये लोग, इन्होंने डेड बॉडी थोड़ी ही हम देख पाए, काफ़ी भीड़ इकट्ठी चारों तरफ से पुलिस वाले, और फिर ये बिना सील करे ही, बिना पंचायतनामा भरे ही लेके उठा के भाग गए वहाँ से। आपके बेटे का कभी लाइफ में कोई झगड़ा नहीं हुआ? बताते हैं कि कोई एफआईआर दर्ज किसी तरीके की, कोई चांटे की लड़ाई नहीं किसी तरीके की, जैसे 151 दर्ज हो जाती, कोई इस तरीके का मामला ही नहीं था? आपको यकीन था कि आपका बेटा कभी ना, उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल एक्ट में वैसा कोई मुकदमा नहीं है। मुकदमा नहीं था, तो आपको यकीन था कि इस तरह की तो कोई घटना दूर दूर तक हो नहीं सकती। जिस तरह से ये बताया जा रहा था कि उस रात जो है एक बस में लूट हुई, ये पुलिस वालों ने एक मनगढ़ंत वहाँ पर जो है इस तरह की षड्यंत्र रचा कि एक बस में लूट हुई, और उस लूट में 3 लोग शामिल थे, जिसमें प्रदीप भी था, और 2 लोग जो उसके साथी बताए जा रहे थे वो वहाँ से लूट करने के दौरान भाग जाते हैं, मगर किसी तरह से प्रदीप उनके हाथ लग जाता है और प्रदीप का वो एनकाउंटर कर देते हैं। यही मामला था ना बाबूजी? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अगर 2 बदमाश और थे तो 20 साल में वो कहाँ? उन्होंने तो इसी तरीके से, उन्होंने इसी तरह दिखाया, लेकिन अगर ये बात सही मानी जाए तो वो 2 बदमाश कहाँ गए आज तक? हाँ। ना तो उनके कहीं पकड़ में आए आज तक पकड़े, और उसमें फिर एफआईआर क्यों लगा दी? फिर उन्हें गिरफ्तार करते, उनकी जांच करते, उन्हें पकड़ के लाते। आज 20 साल में भी कहीं उन्हें पकड़ ना पाए तो वो सब फर्जी है। यानी उन 20 सालों के अंदर आज तक भी वो 2 लोग जो फरार हुए थे वो पुलिस की पकड़ से बाहर रहे। भरसक प्रयास उन लोगों ने पता नहीं कौन से प्रयास किए होंगे। बड़ी बात एक और ये है कि पुलिस का पक्ष पुलिस ने भी लिया। एक उनका लाल चला गया, जवान बेटा छाती से चला गया, मगर सीबीसीआईडी ने 2004 में एफआईआर भी लगा दी थी पुलिस के पक्ष में। यहाँ के उस दौरान 2002 में कोतवाल हुआ करते थे, सिकंदराबाद कोतवाल थे रणधीर, वो यहाँ पर जो है प्रमोशन पाने की लालसा में शायद इस कदम को उठा बैठे। उन्हें ये मालूम नहीं था कि ऊपर भगवान भी है, वो भी सब कुछ देखता है और वो इंसाफ भी ज़रूर करता है। उस दौरान रणधीर सिंह एक इंस्पेक्टर हुआ करते थे और अपने साथ में
वो पुलिस वाले जो उनके साथ थे उन्हें भी शामिल कर लिया इस कृत्य में और उस बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। एक बात बताइए बाबूजी, जिस तरह से बच्चे को मारा गया, आपने ये जो लड़ाई लड़ी है इस दौरान आपको प्रलोभन भी दिया गया होगा, बिल्कुल मारने की भी धमकी दी गई होंगी। जाहिर सी बात है कि क्योंकि वो अब जो हाजिर हुए हैं सीओ की रैंक पर मुरादाबाद से जो है रिटायर हुए थे, सीओ की रैंक से प्रमोशन भी हो गया था। तो बाबूजी क्या क्या हुआ वो थोड़ा सा बताइए। प्रलोभन देने की कोशिश की? नहीं, पूरी कोशिश करी गई है। जो भी उनके मिलने वाले इस इलाके में या हमारे मिलने वाले हैं उनके द्वारा भी करी गई है। मैं नाम तो नहीं लेता, मंत्री और एमएलए और उनके जानने वाले और जज तक सबके द्वारा उन्होंने प्रयास करे हैं कि भाई जिसको हम लालच में आ जाएं और इस तरह फैसला कर लें। रौब भी दिए हैं उन्होंने कि भाई, और मुकदमे तो दर्ज उन्होंने अब भी चल रहा हो हमारे खिलाफ मुकदमा जो फर्जी है कतई। रोड जाम में उसने आगजनी बस तोड़ फोड़, हमने कुछ ऐसा करो ही नहीं, उस हालत में हम न थे। मुकदमे आप पर फर्जी लगा दिए? हाँ, अब भी चल रहा हो। और ऐसी कोई परिस्थिति उन्होंने छोड़ी नहीं जो अगर वो हम ना हो के मतलब अगर इलाके का सपोर्ट हमें ना हो तो, सब लोगों का सपोर्ट ना हो तो, क्योंकि हम सभी लोग हमें जाने हैं कि भाई हम इस तरह के आदमी नहीं हैं, सभी ने सहयोग करो इलाके के लोगों ने। अच्छा, जिस तरह CBCID ने FR लगाती थी तो जाहिर सी बात है आप टूट भी गए होंगे उस तरह। हाँ, नहीं, वो FR वो फर्जी थी, चूँकि 2003 में हमारी 32 की रिट सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग थी और जो 3 जजेस की बेंच, चीफ जस्टिस KG बालाकृष्णन थे उसके मतलब बेंच के सीनियर, तो उसमें वो सुनवाई चल रही। इन्होंने फर्जी ढंग से FR लगा के हमारी पत्नी के नाम से मतलब तामील दिखा के फर्जी, और वो क्लोजर रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी। वो जब सुप्रीम कोर्ट ने हमसे पूछा कि भाई आप यहाँ तो अपेयर हो रहे हैं लेकिन वहाँ प्रोटेस्ट आपने नहीं डाला, वहाँ अपेयर नहीं हुए लोअर कोर्ट में, तब हमें पता चली कि फर्जी इस तरह से करा दिया। तब हमने यहाँ प्रोटेस्ट डाला, इन्होंने यहाँ कॉग्निजेंस लिया, इनके समन करे, उसके बाद बराबर वारंट चल रहे हैं और इनकी तनख्वाह तक। लगभग सभी आरोपी जो है जेल में हैं? हाँ, वो मजबूरी में है। जब सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम भी 2006 में 1 लाख रुपए जुर्माना करो और हमें वो पेड करो द्वारा गवर्नर, और अब फिर 7 लाख का फाइन करो है स्टेट गवर्नमेंट पे, और इन पे ये भगोड़ा हैं, इन पे जब मतलब 82-83 की कार्रवाई हुई है, 25,000 का CO रणधीर पे तो इनाम घोषित करा गया है, तब ये हाजिर हुए हैं, मजबूरन इन्हें हाजिर गिरफ्तार हुए हैं और कुछ हाजिर हुए हैं। यानी कि 20 सालों तक लगातार अपना प्रयास इन्होंने जारी रखा। प्रलोभन दिया गया पैसे का, काफ़ी बड़ा पैसे का प्रलोभन दिया गया, उसके बावजूद नहीं टूटे। मारने तक की धमकियां दी गई, उसके बावजूद नहीं टूटे। यानी मुकदमे भी फर्जी इन पर लगा दिए गए पुलिस को द्वारा, उसके बावजूद भी अपने बेटे के लिए लड़ाई लड़ते रहे कि उसे इंसाफ मिल जाए। और बाबूजी, अब जैसे सभी लोग जेल में हैं, क्या लगता है आपको कानून पर कितना भरोसा है कि इन्हें कानून सजा देगा? नहीं, अगर कोई मान ले, अदालत के ऊपर तो विश्वास है ही है, सुप्रीम कोर्ट तो खास तौर से, अगर सुप्रीम कोर्ट ना हो तो हमें न्याय, और सुप्रीम कोर्ट के वकील जो हैं खास तौर से जो मैडम कामनी जायसवाल हैं, एक देवेश प्रताप हैं, इन कई लोगों ने मुझे बहुत बड़ा सहयोग करा, और सुप्रीम कोर्ट का भी बहुत बड़ा मतलब आभार है एक तरह से कि अगर सुप्रीम कोर्ट ना होता तो इधर इस स्थिति में भी हम ना पहुंच पाते, और आम आदमी तो पहुंच ही ना सके। हम लोगों ने बहुत प्रयास करा, बहुत पैसा खर्च करो, जितना कमाते रहे लगाते रहे। इनके कितने भाई बहन हैं प्रदीप वगैरह? ये एक भाई और एक बहन। एक भाई और एक बहन? और एक भाई और एक बहन है। अच्छा। हमने आपको दिखाया और बताया भी कि किस तरह से यशपाल जी ने अपने बेटे के लिए लड़ाई लड़ी है। ये प्रदीप का घर है। अभी सबसे बड़ी बात एक और हम थोड़ा सा दिखाएंगे इधर। ये बुलेट मोटरसाइकिल जो है उसी के टाइम की है। प्रदीप इस बाइक को चलाया करता था। बुलेट बाइक जो है वो यहाँ पर इसीलिए नहीं बेची। और सबसे बड़ी बात यह है, और उनके लिए सबक है, कि जिन लोगों के परिवार में से ऐसे पुलिस ने फर्जी एनकाउंटर कर दिए, अगर वो भी प्रयास करके इस तरह के लोगों पर उन्हें दंड दिलाने का प्रयास करेंगे और उन्हें दंड दिलाएंगे, तो फर्जी एनकाउंटर पर कहीं ना कहीं अंकुश भी लग पाएगा। सहयोग में मोहित लोधी के साथ ज़हीर खान, खबर तहकीकात, बुलंदशहर।